पेज नंबर 4.111, क्वेश्चन नंबर 42. Following are the balance sheet of Solar Power Limited as at 31 मार्च 2023 एंड 2022. बैलेंस शीट दे रखी है बेटा सोलर पावर लिमिटेड की. एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने एक मशीन को सेल किया है और क्वेश्चन लास्ट में कह रहे हैं प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, यानी फुल फ्लैश कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर तीनों एक्टिविटी बनेगी. तीनों एक्टिविटी से नेट कैश फ्लो जो होगा प्लस होगा, उसके अंदर ओपनिंग कैश प्लस होके क्लोजिंग कैश के बराबर आएगा. ठीक है, यानी इस चैप्टर के अंदर फुल फ्लैश क्वेश्चन हम पहली बार आज की क्लास में करेंगे. बनाओ फॉर्मेट. फॉर्मेट बनाते वक्त आप बेटा सबसे ऊपर लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट. वर्किंग नोट नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से स्टार्ट होता है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना था जिसके अंदर 5 आइटम प्लस होते थे. बनाना था या नहीं बनाना था? उसके लिए वर्किंग नोट बनाओ आप लोग. कैलकुलेशन ऑफ, बेटा आवाज नहीं प्लीज. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. आपस में बेटे आवाज करते रहोगे तो कैसे समझ में आएगा? इतना आसान चैप्टर नहीं है ना ये. बना लिया सबने फॉर्मेट? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर हम 5 आइटम प्लस करते थे. याद है आप लोगों को कौन कौन सी आइटम प्लस करते थे? सबसे पहले क्लोजिंग सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लेस ओपनिंग सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. उसके अंदर 4 आइटम प्लस करते थे, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स और प्रोविजन फॉर टैक्स. अब सारी आइटम हो इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, बट जो होंगी वो तो हम लिखेंगे ना. जो होंगी आप लिखो, नेट प्रॉफिट निकालो और कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत करो. ठीक है, बनाओ स्टेटमेंट इसकी. जस्ट करते हुए देखते रहना क्योंकि आज फोन आ सकते हैं किसी के, तो स्टॉप हो जाएगी वीडियो. यहीं रहो आप, इधर उधर मत जाओ. बेटे वो फोन आप ऑन कर दो, जिसके पास फोन है. आप Vivo V29 कनेक्ट कर लो. वाईफाई आप Vivo V29 कनेक्ट करके ऑन करके साइड में रख दो. पूरा क्वेश्चन कैसे करना है आपको सीएफएस का ना, सिस्टमेटिक तरीके से समझते जाओ, तरीका देखते जाओ और उसी हिसाब से हर क्वेश्चन करो बेटा. आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा. सबसे ऊपर लिखोगे आप लोग क्लोजिंग सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लेस ओपनिंग सरप्लस
क्लोजिंग सरप्लस बेटा आपको वर्किंग नोट्स में दे रखा है नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लोजिंग सरप्लस 6 लाख है, ओपनिंग सरप्लस 4 लाख है। ये आवाज कम कर लो बेटा, किसके वीडियो चलने की आवाज आ रही है। हाँ जी, 2 लाख क्लोजिंग सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L लेस ओपनिंग सरप्लस। इसके अंदर देखना कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, कहाँ है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है ना, उसका वर्किंग नोट नहीं दिया था, आप उसको वही मान लो। तो कितना है, 1 लाख। करंट ईयर वाले को प्लस करोगे ना, तो यहां लिखो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है ना, उसको आप प्रोविजन फॉर टैक्स एज्यूम करके चलो। 1 लाख करंट ईयर का प्रोविजन प्लस होता है, प्रीवियस ईयर के प्रोविजन को इनकम टैक्स पेड मान लिया जाता है, सबसे लास्ट में माइनस करेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग में। इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है इसमें, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है इसमें, ट्रांसफर टू रिजर्व्स है क्या, वो भी नहीं है इसमें। बस काम खत्म। 3 लाख रुपए आ गया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आप यहां लिख दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 3 लाख रुपए। अब जैसे ही आपका बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 3 लाख रुपए आ जाता है, तो इसके अंदर हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को प्लस माइनस करना होता है ना। कौन कौन से आइटम को प्लस करना होता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। अब देखो तरीका, जिससे हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से हमारा क्वेश्चन मैच भी हो जाएगा, है ना। अब हमने ये वर्किंग नोट बना लिया, हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 42 को ना स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बैलेंस शीट को ऊपर से पढ़ते हैं, और जो आइटम जिस एक्टिविटी में आएगी उसको लिखते चले जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि पहले ऑपरेटिंग ही खत्म करेंगे, जो आइटम जाएगी उस कैटेगरी को लिखते चले जाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर पहला हेडिंग किसका है, हाँ, कितने रुपए की कैपिटल है बेटे, 22 लाख और 24 लाख। क्या कैपिटल से रिलेटेड नीचे कोई पॉइंट दिया है क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में, नहीं दिया। इट मींस 22 लाख से 24 लाख की कैपिटल क्यों हो गई, क्योंकि हमने अपनी कंपनी के शेयर इश्यू कराए होंगे। बताओ कैपिटल कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग, सबसे लास्ट कैटेगरी। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने क्वेश्चन के सबसे लास्ट में चलते हैं। हम एक काम करते हैं, इस ऑपरेटिंग को यहां पहले कौन से आएंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पॉइंट, 3-4 पॉइंट लगा लो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के पॉइंट लगा दो। उसके बाद इनकम टैक्स। इसको ना यहां क्लोज कर दो आप लोग, इसके आसपास। और क्या मान लो इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये लो जी, अंदाजे से हमने यहां पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट कर लेना, चाहे स्पेस हो चाहे स्पेस ना हो, ठीक है। हाँ, ना समा पाओ तो एक दूसरे के ऊपर पड़ जाना। एक दूसरे के ऊपर पड़ने का मतलब पहुंच पहुंच करके कुछ भी लिख देना। अब नीचे चलते हैं इसके बाद कौन सी कैटेगरी आएगी, क्या नाम था, ये ए हो गई।
फिर हम बी कैटेगरी बनाएंगे जिसका हेडिंग रखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे 2-3 पॉइंट, कोई बात नहीं। ठीक है, सी हेडिंग रख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस नीचे काम बाद में पूरा करेंगे। तीनों एक्टिविटी के कॉलम बना लो। जब बेटा 4 या 5 क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कौन सी एक्टिविटी में कितना स्पेस रखना चाहिए। ठीक है, अगर एक टेस्ट आपको छोटा लग रहा हो तो 2 पेजों में कर सकते हो आप लोग। पहला पूरा एक ऑपरेटिंग के लिए रख लो, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कर लो। अब शेयर कैपिटल 24 लाख हो गया, 22 लाख से कितनी कैपिटल बढ़ गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो बताना पैसा आएगा या जाएगा है, या तो आएगा या जाएगा, एक बता दो। आएगा। कितना पैसा आएगा? दो लाख। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है देखो, दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस तो हो गया हमारा। आप नोट्स टू अकाउंट्स में जाके देखना एक बार, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस में? सरप्लस बैलेंस, वो हमारा ऊपर हो गया था वर्किंग नोट में, छोड़ दो, स्किप करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा है? बोरोइंग मतलब उधार लेना या उधार देना? उधार लेना, इट मींस कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। क्या बोरोइंग से रिलेटेड नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो देखो बोरोइंग में बेटा इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? तो पैसा लिया होगा, लायबिलिटी क्यों बढ़ गई आपकी? क्योंकि आपने किसी से पैसा लिया होगा। तो लिख दो ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग। हमें ये नहीं पता ये डिवेंचर्स है या लोन है, बट जो दिया है वही लिख दो आप लोग, लॉन्ग टर्म बोरिंग ही लिख दो जो दे रखा है। कितनी लायबिलिटी बढ़ गई आपकी? 1,40,000। ये लो, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब लोन लेना, और लोन अगर आप ले रहे हैं इट मींस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? उसके बाद क्या है? करंट लायबिलिटी। अब ये करंट लायबिलिटी तो कहां आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता था, वर्किंग कैपिटल चेंज में आता था, नहीं आता था? तो इसको पेंडिंग छोड़ लो, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो हमारा हो ही गया था, छोड़ दो। अब लास्ट में अगला पॉइंट आ रहा है एसेट्स का। पहली एसेट्स में क्या दे रखा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है नीचे? है। वो मशीन कहां जाएगी फिर? यहां भी नहीं होगी तो कहां जाएगी? मशीन बेटा प्लांट का हिस्सा है, ऊपर है ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उस फिक्स एसेट का हिस्सा है मशीन। तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मशीनरी अकाउंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग वही मानने पड़ेंगे जो प्रॉपर्टी प्लांट वगैरह के हैं। ठीक है, तो एक वर्किंग नोट और बनाओ, यही बना देते, बना दें यही मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 डब्बे बनाओ। एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, बेटा बात नहीं प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आप बात मत करो बस। मशीनरी के बेटा ओपनिंग बैलेंस जो लिखोगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग,
वो ग्रॉस वैल्यू लिखोगे 20 लाख और 25,40,000। नोट्स टू काउंट्स में चेक करो। ओपनिंग वैल्यू टू बैलेंस बीडिंग 20 लाख रुपए है। क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडिंग 25.4 लाख, 25,40,000। ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 25,40,000। ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। बाई बैलेंस बीडिंग 3 लाख। टू बैलेंस सीडिंग 4 लाख। बेटा मशीन एसेट है, एसेट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएंगे। अगर मशीन के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएंगे, उल्टा हो जाता है। इतना काम कर दिया आप लोगों ने। मशीन के और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया आप लोगों ने। लिख दिया। अब नीचे आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। ड्यूरिंग द ईयर आपने साल के दौरान एक मशीन जिसका कॉस्ट प्राइस 48,000 था और उस पे आज तक 32,000 डेप्रिसिएशन लग चुका। तो बेटा कभी किसी जमाने में हमने 48,000 की एसेट खरीदी होगी, वो हमने पता नहीं कितने साल यूज करी, बट उसके ऊपर 32,000 का डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं। तो मशीन के ऊपर 32,000 का जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं पिछले सालों में, वो मशीन से माइनस कर चुके होंगे या वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस होता गया होगा, प्लस होता गया होगा। और सारा डेप्रिसिएशन कौन सी साइड में पड़ा है? क्रेडिट साइड में। और जब डेप्रिसिएशन लगता भी है तो एक्यूमुलेटेड में कहां लगता है? क्रेडिट साइड में लगता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बीइंग ए एक्सपेंस और टू एक्यूमुलेटेड, यानी क्रेडिट में लगता है ना डेप्रिसिएशन। तो क्रेडिट में प्लस हो रखा है बेटा ये 32,000 रुपए, और वो हमने 12,000 की एसेट बेच दी। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है, जो एसेट ही नहीं हमारे पास, जो एसेट हम सोल्ड कर चुके हैं, उस एसेट का आज तक का डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से हटाना चाहिए। हटाओ। यहां लिखोगे डेबिट में टू मशीन अकाउंट, ये 32,000 रुपए बेटा हटाओ। डेबिट में 32 लिखने का मतलब जो एसेट बेच दी उसका डेप्रिसिएशन हटा दिया, और यहां आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,000। 32,000 डेबिट आई बाय एक्यूमुलेट, यहां से 32 हटाया और वहां चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद कितने में एसेट बेची? 12 में, बाय बैंक अकाउंट 12,000। अब 48 की चीज पे 32,000 पिछले सालों में डेप्रिसिएशन लग चुका, तो 48 में से 32 माइनस कर दो, कितने की वैल्यू आएगी? 16। 16 वाली चीज 12 में बेच रहे हो, तो नुकसान या फायदा? लॉस बाय पीएनएल। कितना? 4,000। ये लॉस है बेटा, ये 12,000 सेल वैल्यू है। बस इतना सा करना है आपको, ये इफेक्ट डालना होता है। जो एसेट सेल कर दी उसका डेप्रिसिएशन यहां से हटा के वहां ले गए, जितने में बेची बाय बैंक, लॉस हुआ तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट होता तो डेबिट में टू पीएनएल होता। क्लियर? अब जब आप इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड बड़ी मिलेगी, है ना? डेबिट साइड बड़ी क्यों है? क्योंकि यहां पे बैलेंसिंग वैल्यू आएगी जिसका नाम क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बेटा, जो नॉन कैश एक्टिविटी में प्लस नहीं होना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते नहीं करते, वो यहीं से निकलेगा। 1,32,000, 4.32 लाख, 4.32 लाख। ये बेटा नॉन कैश एक्टिविटी है, नॉन कैश एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगी। ये वर्किंग नोट बना के निकाल लिया हमने पहले। और इसके डेबिट में अंतर आएगा, दैट विल बी परचेज टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये परचेज मानी जाएगी बेटा।
परचेज ऑफ मशीन कितने की बचेगी ये परचेज ऑफ मशीन? 5,00,000 5.88 लाख 5.88 5,88,000 रुपए की बैलेंसिंग वैल्यू बच गई परचेज। अब देखो इन दोनों अकाउंटों से ना, एक तो आपको सेल ऑफ मशीन मिल गई, सेल ऑफ मशीन 12,000 प्लस करोगे, इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। एक आपको परचेज ऑफ मशीन मिल गई, परचेज ऑफ मशीन 5,88,000 माइनस करोगे, कैश आउटफ्लो होगा। ये दोनों पॉइंट डाल दिए बेटा, सेल भी डाल दी, परचेज भी डाल दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, क्योंकि मशीन को खरीदना और मशीन को बेचना किसका हिस्सा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। कर दिया हमने इन्वेस्टिंग में। ये जो डेप्रिसिएशन है और जो ये लॉस है बेटा, एक डेप्रिसिएशन और एक इसमें लॉस, ये दोनों पॉइंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे सबसे ऊपर, नॉन कैश एक्टिविटी में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, याद रखना। चलो जी, इतना हो गया। उसके बाद वापस बैलेंस शीट पे आ जाओ ऊपर। नेक्स्ट कौन सा हिस्सा है? इनटेंजिबल एसेट गुडविल। गुडविल की वैल्यू देखो घट रही है बढ़ रही है? कम हो रही है। कम होने का मतलब एमोर्टाइजेशन, और एमोर्टाइजेशन भी कहां आएगा? नॉन कैश एक्टिविटी। उसको स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सिर के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, बहुत सारी आइटम इकट्ठी हो गई। आओ हेडिंग डालो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या क्या आएंगे इसमें? एक तो डेप्रिसिएशन 1,32,000 प्लस होगा, एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4,000 प्लस होगा, एक एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। कितनी हुई है गुडविल की वैल्यू कम? 144। $1,44,000। तीनों आइटम प्लस कर दी बेटा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। अब वो वर्किंग नोट से कोई पॉइंट छूटा तो नहीं आपका? मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एब्सेंस सारे हो गए ना? लिख दिए, तीन थे, तीनों पॉइंट लिख दिए। अब इतना करने के बाद जब आप करंट एसेट पे जाते हो तो बेटा करंट एसेट तो किसका हिस्सा है? अगेन वर्किंग कैपिटल चेंज। ऊपर हमने करंट लायबिलिटी छोड़ दी थी, नीचे हम करंट एसेट छोड़ रहे हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों किसका हिस्सा है? वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल चेंज का इफेक्ट कब डाला जा सकता है? जब ये वाला हिस्सा खत्म होगा। तो पहले इसको खत्म कर ले। इसको खत्म करने से पहले एक बार क्वेश्चन में नजर मार लो, कोई और आइटम तो नहीं है जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग हो? तीन तो लिख दी हमने, स्टेप बाय स्टेप करके जो भी इफेक्ट हमें मिला हमने लिख दिया। ऊपर ऊपर से देख लो बेटा एक बार। और कराना प्लस कितना होगा बेटा? ये 150 280 280 132 है। तभी तो कह रहा हूं मैथ्स छोड़ दो, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बताओ। हाँ, लाइफ में आएगा तुम्हारा थीटा फीटा काम, थीटा बना देगा तुम्हें इंटेलिजेंट। प्लस माइनस करना सीखते नहीं है, थीटा सीख रहे हैं। ओके बेटा, प्लस करना एक बार। अब प्लस के लिए तुम्हें मोबाइल चाहिए 580। दोबारा लिख देता हूं, तुम्हें 6 दिखेगा, मुझे पता है। 5,80,000 हो गया। तीन आइटम थी, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, और सारी ऐड होनी थी, इसलिए बेटा ना मैंने ऐड ही लिखा है। अगर इसमें से कोई माइनस होनी हो ना तो आप स्लैश लगा के लेस लिख दो,
अलग अलग पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है कि माइनस होने तो माइनस कर देंगे, प्लस होने तो प्लस कर देंगे, क्या दिक्कत है। आ गया ये आंसर। इसको क्या कहते थे आप लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखो स्पेस थोड़ा रह गया ना, बट काम चला लेंगे इसके अंदर ही, देखी जाएगी। मैं तो इसको बड़ा कर सकता हूं, तुम कैसे करोगे? मैं तो इसको खींच दूंगा और ये मेरी बात मान भी जाएगा। ये लो, बताओ वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या क्या आएगा। करंट लायबिलिटी में हमने क्या पॉइंट छोड़ा था, ऊपर चेक कर लो। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, यानी माइनस होगा। करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब पैसा जाएगा ना। और नीचे करंट एसेट देखना एक बार, इन्वेंट्री दोनों बढ़ रही है तो पैसा जाएगा, तो लेस लेस होना है, ऐड तो कुछ होना ही नहीं, तो एक ही पॉइंट बनाओ बस आप लोग। फिर देखो बच गया ना स्पेस। क्या लिखेंगे हम इसमें? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। एक ही हेडिंग बनाने से काम चल गया। 3 पॉइंट है, तीनों को लिख दो। ट्रेड पेबल, और एक है आपका इन्वेंट्री, और एक है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। मत लिख देना करंट इन्वेस्टमेंट बेटा, आपका करंट इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। बस ये 3 आइटम आएंगे। देखना ट्रेड पेबल कितने कम हो रहे थे? पूरे 50,000। इन्वेंट्री देखो, और पेबल 54। कितना हो गया टोटल? नहीं, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, फिर भी चलो लिख देता हूं, बुरा मान जाओगे तुम वरना। कि सर कैसी बात कर रहे हो आप, बताओ। 7 लाख आ गया ये पूरा? अच्छा माइनस है ना, तो फिर ब्रैकेट लगाओ सब पे। फिर ब्रैकेट लगवाया करो ना, माइनस अपने आप थोड़ी हो जाएगा। अगर माइनस का है तो ब्रैकेट लगवाया करो। अब बताओ माइनस करके कितना आ गया? 4,60,000। थोड़ा सा स्पेस बचा है, बिल्कुल चुंदा सा। और ये किस्मत से बचा है। क्यों बचा है बताया आप लोगों को? इनकम टैक्स पेड माइनस रहता है अभी, ठीक है। ये देखो स्पेस भी जानता है। क्या तुम्हारा नहीं बचा स्पेस है? नियत सही रखोगे तो बचेगा, नियत खराब रहेगी ना, कुछ नहीं होने वाला। इनकम टैक्स क्या था? पेड। कौन से ईयर का लेते हो इनकम टैक्स पेड? पी वाई लगा देना ब्रैकेट में। कितना है? 1,54,000 माइनस होगा। कितना आ गया आंसर? ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस है माइनस है? प्लस है ना, तो नेट कैश फ्लो रहेगा। क्लियर? देखो 3,06,000 किसका आ गया आपका? ऑपरेटिंग का।
इन्वेस्टिंग का भी टोटल कर दो, बस यही 2 आइटम थी। इसमें लिखोगे नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बी पॉइंट आ गया आपका। कितना है इसका नेट? 576,000 माइनस में, माइनस मतलब यूज्ड हो गया, कैश खर्च हो गया। और इसके बाद फाइनेंसिंग में भी 2 ही आइटम थी क्या बस, या कोई और रह गया था हमारा कोई पॉइंट? ये 2 ही थी। कितना आ गया टोटल? 3,40,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सी हो गया बेटा। अब ए बी सी तीनों में से 2 कैटेगरी में पैसा आ रहा है, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, और ये भी इनफ्लो है। तो इनफ्लो कितना है टोटल? 3 + 3 6,46,000, 3,46,000 नहीं 6,46,000, तो ये कम रह गया ना। तो यानी तीनों एक्टिविटी का टोटल लगाएंगे तो नेट कैश फ्लो आएगा हमारा प्लस में, क्योंकि प्लस वाली आइटम ज्यादा है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे? यहां लिखोगे आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी अपने आप लिख लेना। ऑल एक्टिविटी मतलब प्लस वाली कौन कौन सी है? मतलब मैं यहां लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी को प्लस करोगे और कोई आइटम अगर माइनस की है तो माइनस हो जाएगा वो फिर। तो ए प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। 3,06,000 प्लस 3,40,000 प्लस माइनस में है 5,76,000, तो ये माइनस वाला माइनस हो जाएगा। दोनों का टोटल करके 576 माइनस कर दो, कितना आया देखने को? सेवेंटी 70,000। लो जी 70,000 आ गया। नेट कैश फ्लो 70। अब इस 70 का मतलब क्या है? अगर आपके पास ओपनिंग में 10,000 है, सपोज करो, मुझे नहीं पता, अभी देख लेंगे कितने हैं। ओपनिंग में 1 अप्रैल पे आपके पास 10,000 रुपए हैं और 70 आपके आ गए, तो 70 + 10 तो क्लोजिंग में कितने होने चाहिए? 80 ना। वो मैच होना चाहिए आंसर, वो मैच करके देखते हैं हम। इसमें ऐड करूं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा कैश प्लस बैंक प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स, तीनों का मतलब होता है कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो देखो इसमें बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है क्या? करंट एसेट में दे रखा होगा, देखो क्वेश्चन में हमने छोड़ भी दिया था। करंट एसेट में क्या क्या छोड़ा था? करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग में कितना एक बार बताओगे? सात 50 और 3 लाख, कितना हो गया? 10,50,000 प्लस कर दो इसमें, तो बताना आंसर कितना आएगा? 10,50,000 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस 70 कितना हो गया? इन दोनों को प्लस कर दो 11 लाख। आप चेक करो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यही पाएगा आंसर में, चेक कर लो बैलेंस शीट में। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 640
640 और 480 कितना होता है? 640 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 640 और करंट इन्वेस्टमेंट कितने हैं क्लोजिंग वाले 480। तो 640 प्लस 480 कितना होता है? वही है फिर 1120। आ गया आंसर देखो। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया मैच 11,80,000। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हमारा आया है और खत्म। ठीक है, खत्म। और लिख दो यहां पे हैंस प्रूव्ड। अब क्या प्रूव्ड किया ये मत पूछना, बस कर दिया, दैट्स इट। ये जानबूझ के लिख रहा हूं इन मैथमेटिक्स वाले बच्चों को थोड़ा खुश करने के लिए। ये हर बात में हैंस प्रूव्ड करते रहते हैं ना। चले क्या? नहीं, अकाउंट्स के लिए क्या, ये जरूरत ही नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स वालों को दिखाने के लिए कि ये मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, हैंस प्रूव्ड के लिए। हो गया, समझ में आया आप लोगों को? बेटा ये वाला एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन हो सकता है ना तो पूरा चैप्टर हो सकता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं दूसरा क्वेश्चन करवाऊं तो बेटर है आप पहले ना इसी क्वेश्चन को दोबारा करके देख लेना कि अगर यही सेम क्वेश्चन आप घर जाके पहली बार में हैंस प्रूव्ड कर दो, इट मींस तुम्हें चैप्टर समझ आ गया। और अगर तुम्हें वर्किंग नोट बनाने के लिए हेल्प लेनी पड़े या कहीं आंसर मैच ना हो पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी अभी भी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने आपको करवाया है ना सिस्टमेटिक तरीके से, वैसे सिस्टमेटिक तरीके से आप करो, आपका कभी आंसर मिसमैच हो ही नहीं सकता। मैंने कभी देखा कि पता नहीं मैच होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं वो एज पर रूल लिख रहा हूं। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, बट मैं जो लिख रहा हूं एज पर रूल लिख रहा हूं, तो आंसर तो मैच होगा ही होगा। तो ऐसे बेटा आप लोग भी ना पूरा फॉर्मेट बना लो, तीनों एक्टिविटी के 3 डब्बे बना लो, जैसे एडमिशन में नहीं कर लेते, रिवैल्यूएशन का डब्बा बना लिया, कैपिटल का डब्बा बना लिया, बैलेंस शीट का डब्बा बना लिया, जो आइटम जहां फिट होती है करते गए, लास्ट में मैच कर लिया। इसका भी सेम स्टैंडर्ड रखो, तीनों एक्टिविटी के डब्बे बना के तैयार रखो, बैलेंस शीट को सबसे ऊपर से पढ़ते जाओ, जो आइटम जिस जिस एक्टिविटी में आती जाएगी डालते जाना, नॉन कैश एक्टिविटी को और छोड़ देना। एक बार सारा क्वेश्चन करने के बाद फिर नॉन कैश करो, नॉन कैश करने के बाद फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्किंग कैपिटल चेंज वाली करो, और उसके बाद तो बस क्वेश्चन हो ही जाएगा। फिर आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार ट्राई जरूर करोगे पक्का? चलो दूसरा क्वेश्चन करो, 5 पे आ जाओ। एक क्वेश्चन रो करके दिखा दो, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, फिर चले जाना आप लोग। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, हिम्मत दिखाओ, पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। राइट, 45 में देखो पॉइंट समझ लो पहले कैसे करना है। देखो 45 की एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाओ आप, पेज नंबर 4.114, क्वेश्चन नंबर 45 की एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आप लोग जाओ बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना एक तो पॉइंट नंबर 2 में मशीन बेची है। अब मशीन बेची है तो मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, वर्किंग नोट में जाके चेक करो, तो मिलता मिलता क्वेश्चन है ना जो हमने किया। ये देखो इसी तरीके से आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, अभी ब्लर है, हो जाएगा साफ। ये मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल सेम तरीके से, तो आप वो बाद में साइड में बना के रख लेना, सेम तरीके से बना के रख लोगे। एक पॉइंट खत्म। जो ए पॉइंट दे रखा है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में, 1,12% डिवेंचर वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2017। क्वेश्चन कहना चाह रहा है जो डिवेंचर्स आपके 4 लाख से 5 लाख के हो गए हैं ना लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की नॉन करंट लायबिलिटी में, वो 1 लाख के डिवेंचर 1 अप्रैल 2017 को इश्यू कर दिए थे। अगर बेटा स्टार्टिंग में ही कर दिए, इट मींस उनके ऊपर ब्याज जाएगा फिर। तो जो आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लोगे ना 12%, वो 5 लाख के ऊपर लोगे, तो 5 लाख का 12% डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 60,000।
इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था नहीं, क्योंकि डिवेंचर ही नहीं थे। बट इस क्वेश्चन में आपको नॉन कैश एक्टिविटी में क्या डालना है, आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। एक एडिशनल पॉइंट इस क्वेश्चन के अलावा, नॉन कैश एक्टिविटी एक तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा और एक फाइनेंसिंग में माइनस होगा। कर लोगे? ये वाला पॉइंट आपका एडिशनल है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है बेटा, करो ट्राई। सेम तरीके से पूरा फॉर्मेट बना लो, तीनों एक्टिविटी के फॉर्मेट बना लो, और जो आइटम जहां फिट होती हो करते जाओ फिट। करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 45।